नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। दोस्तों, आज की जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा आचार संहिता। दोस्तों, आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता लगने के बाद कौन सा नेता या फिर कौन आदमी क्या क्या कर सकता है? क्या आचार संहिता लगने के बाद जो मुख्यमंत्री है उसके पास में ऐसा क्या रह जाता है या क्या नहीं रहता है, जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी प्रोजेक्ट यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट पर अपने साइन या फिर कमिटमेंट वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सरकारी वाहन, यानी कि सरकारी वाहन जितने भी हैं वो बिल्कुल भी उनका यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा है हूटर, वो अपनी गाड़ी पर जो हूटर लगा होता है वो उस हूटर को भी यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का अब बैनर नहीं लगा सकते हैं। चौथा आता है उद्घाटन, वो किसी भी प्रोजेक्ट यानी कि किसी भी सड़क का उद्घाटन हो या उन्हें किसी भी प्रकार का उद्घाटन करने के लिए जाना हो, अगर जब ये अनाउंस हो जाता है चुनाव का तो उसके बाद में वो किसी भी प्रकार का उद्घाटन भी नहीं कर सकते हैं। पांचवा आता है आपका ऐलान भी नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ऐलान ये नहीं कर सकते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को कल करूंगा या परसों कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते हैं। अब जो ऐलान होगा वो किस प्रकार का ऐलान होगा? वो होगा चुनावी ऐलान। कौन सा चुनाव होगा? वो होगा चुनावी ऐलान। अब जो भी होगा चुनावी ऐलान मतलब चुनाव जीतने के बाद, जीतने के बाद अगर वो कहेंगे वो प्रेजेंट टाइम में नहीं कहेंगे, उस चुनाव जीतने के बाद की घोषणा करेंगे कि हम चुनाव जीतने के बाद हम फलाने फलाने काम को कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, बात यह है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो आइए जानते हैं और आगे। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। सबसे पहले जो चुनाव होगा वो है 10 फरवरी को, दूसरा है 14 फरवरी, तीसरा है 20, चौथा है 23 और पांचवा है 27। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आएगा वो है मार्च और वो है 3 और 7। यानी कि ये 7 चरणों में सिर्फ और सिर्फ यूपी का हाल है। यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं वो 7 चरणों में चुनाव होंगे। ठीक है, तो अब जो सीट जो हैं वो कितनी सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे? तो वो होंगे 403, यानी कि 403 सीटों पर यूपी के अंदर चुनाव होंगे। और 202, जिस भी पार्टी का 202 सीट निकल के आएगा वो अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगा। ठीक है, नंबर 1 बात। अब आते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब को होगा फरवरी, मतलब पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं वो होंगे 14 फरवरी को। 14 फरवरी को पंजाब के अंदर चुनाव होना है। कुल 117 सीटों पर चुनाव होंगे और जीतने के लिए जो वो चाहिए 59, यानी कि 59 सीट जो भी पार्टी लेकर के आएगी वो अपना पूर्ण बहुमत राज्यपाल के पास सामने रखेंगे और अपनी सरकार बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी वो वही डेट है जो है 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी को चुनाव उत्तराखंड में होने वाले हैं और 70 सीटों पर चुनाव होगा और 36 जीतने के लिए चाहिए होंगे। जो भी 36 लेके आ जाएगा वो अपनी सरकार बना लेगा। ठीक है, गोवा में है 14 फरवरी, उसमें भी 40 सीटों पर चुनाव होगा और 21 उसे जीतने के लिए चाहिए। ठीक है, मणिपुर है, इसमें 2 चरण आ गए हैं। जो मणिपुर है ओनली 60 सीट हैं जिन पर ये चुनाव होने वाला है। ठीक है, फरवरी मार्च मतलब फरवरी में 27 और मार्च में 3 तारीख को ये चुनाव
होंगे, जो कि सीट 60, ओनली 60, और जीतने के लिए 31, यानी कि 31 सीटों पर जो भी जीत करके आएगा वो अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी में मैं आप लोगों को और कुछ जोड़ करके बता देता हूं कि और इनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेरे प्रिय साथियों, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम ये डिसाइड करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन कौन से उसमें पार्टों में रखा गया है या फिर अनुच्छेद में कितने में ये रखा गया, तो मेरे प्रिय साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रखा गया है वो रखा गया कि पार्ट 15 के अंदर चुनाव की प्रक्रिया रखी गई है कि उसमें चुनाव किस तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल की अगर हम बात करें, मतलब अनुच्छेद की अगर हम बात करें, तो 324 से लेकर के 329, यानी कि 5, इन दोनों के अंदर 5 आर्टिकल है जो कि इन प्रक्रिया को और पूरे भारत में जो चुनाव कराए जाते हैं उनको किस तरीके से सजाया जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है, कौन कौन से राज्य हैं, उन सब के बारे में 324, 329 के अंदर इस प्रक्रिया को रखा गया है। तो मेरे प्रिय साथियों, इस समय अब जो चर्चा में निकल के आए हैं वो आए हैं सुनील चंद्रा। अब ये कौन है? ये है आपके इलेक्शन कमीशन के हेड, यानी कि मुख्य अध्यक्ष। ठीक है, अब ये अध्यक्ष एक 24वें अध्यक्ष हैं। ये 24वें अध्यक्ष, इन्होंने जो जगह ली है वो ली है सुनील अरोड़ा की। ठीक है, सुनील अरोड़ा की इन्होंने जगह ली है, जो कि 24 में इस समय ये बन के आ गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों, अब हाल ही में इन्होंने जो घोषणा की है वो घोषणा की है कि जो बड़े राज्य हैं उनमें जो एमएलए की जो सीटें हैं, एमएलए जो हैं वो पहले 28 लाख रुपया खर्च किया करते थे। इन्होंने ये पाबंदी लगाई है कि 28 लाख जो पहले करते थे, लेकिन अब इन्होंने उस चीज़ में थोड़ा सा चेंज किया है। तो वो जो चेंज किया है वो क्या है? 40 लाख। कितना? 40 लाख रुपए पूरा खर्च अब एक एमएलए कर सकता है। ठीक है, जो छोटे राज्य हैं वहां पर क्या होगा कि जो 20 लाख रुपए ये पहले क्या करते थे, इस समय अब वो 28 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। 28 लाख रुपए एक एमएलए अब खर्च कर सकता है। तो अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सर, क्या 28 लाख रुपए या 40 लाख रुपए जो एक एमएलए होता है, तो क्या इसमें चुनाव निपट जाएगा? तो मेरे प्रिय साथियों, मैं भी ये जानता हूँ, इलेक्शन कमीशन भी ये जानता है, सारे लोग ये जानते हैं, लेकिन जो ब्यौरा होता है, जो दस्तावेज में जो खर्च होता है, उस सब को रिकॉर्ड किया जाता है और उनसे इलेक्शन कमीशन मांगता है कि बताइए आपने कितने रुपए खर्च किए हैं। खर्च तो बहुत होता है, लेकिन जो रियलिटी में, जो लिखित में जो होता है, वो टोटल ये 28 लाख जैसे बता रहे हैं, 40 लाख इस समय है, तो इससे वो कम ही डाटा पेश कर पाएंगे। अगर उन्होंने 40 लाख रुपए गवर्नमेंट, यानी कि सुनील चंद्रा ने जो घोषणा की है इस बात की कि इतना ये कर सकते हैं, अगर मान लो कि कोई भी आदमी 50 लाख का ब्यौरा, 50 लाख ये कह देता है कि 50 लाख रुपए इस समय ये मेरा जो खर्च हुआ है, तो मेरे प्रिय साथियों, इसमें संविधान में एक सिस्टम बनाया गया है कि अगर इन चीज़ों का उल्लंघन करता है, कोई भी एमएलए ऐसा करता पाया गया, तो उसके लिए सेक्शन 10 जो कहता है वो ये कहता है कि भाई साहब, आपने खर्च किया वो बात अच्छी है, लेकिन आपने जो लिमिट है उससे भी क्रॉस कर गए हैं, तो आपके लिए 3 साल के लिए बर्खास्त किया जाता है। यानी कि 3 साल के लिए आपको बिल्कुल हटा दिया जाएगा और 3 साल तक आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। क्या?
जी हाँ, 3 साल तक आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया इसके सेक्शन 10 1951 के तहत ये कहा गया है कि भैया आपने अगर इन चीज़ों का उल्लंघन किया, इससे ज़्यादा डाटा आपने दिया, तो आप तो गए काम से। आपकी जो है 3 साल तक तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जो बर्खास्त किया वो रहेगी, उसके बाद 3 साल तक और चुनाव नहीं लड़ सकते। कुल मिला के आपके 6 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को क्या समझ में आया है? इसमें अगर कोई डाउट है, कुछ भी अगर पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। पूछना है कमेंट बॉक्स में जाइए, नेक्स्ट या कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट में ही जवाब दे दिया जाए, और अगर हम नहीं भी दे पाते हैं तो एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सकता है हमारे चैनल को फैलाने का पूरी तरह से काम जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।